नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है विद्यार्थियों। मैं हूं आपके साथ अजय कुमावत और आज कक्षा 10 चैप्टर नंबर 3 आनुवंशिकी के पार्ट 4 वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूं। दोस्तों, लगातार इस चैनल पर आपका साइंस के प्रति जो प्रेम है बहुत ही अच्छा है, अच्छे व्यूज़ मेरे को देखने को मिल रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे इन पढ़ाई का लाभ प्राप्त कर सकें। विद्यार्थियों, खाली विज्ञान से भी कुछ नहीं होगा। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर गणित और अंग्रेजी की वीडियो भी देखें और एक अच्छा परफॉर्मेंस करें। यहाँ से एक अपन का अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें ताकि विद्यालय खोलने से पहले पहले कम से कम 5-5, 6-6 चैप्टर अपन यहाँ कर सके। आपका अच्छा प्यार रहा तो मैं जल्दी एक दिन में 2-2 वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। इसी आशा के साथ आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज की हमारी क्लास में विद्यार्थियों कल अपन पढ़ रहे थे आनुवंशिकी शब्दावली। क्या पढ़ रहे थे? आनुवंशिकी शब्दावली। और आनुवंशिकी शब्दावली के पार्ट 3 वीडियो में अपन ने 2 परिभाषाएं पढ़ी थी मात्र। एक तो थी जीन की और एक थी युग्म विकल्पी की। आज देखिए, युग्म विकल्पी से संबंधित है समयुग्मजी। आगे परिभाषा है समयुग्मजी। क्या है? समयुग्मजी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक के, यानी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के अगर दोनों युग्म समान हो जाए तो उसे बोलते हैं समयुग्मजी। किसी, परिभाषा आप लिखोगे, किसी एक लक्षण को नियंत्रित, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सम यानी समान, युग्मज मतलब जोड़े, समयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये चीज समझे, किसी एक लक्षण। अब यहाँ देखिए अपन पढ़ रहे हैं मेंडल का जो मटर वाला चैप्टर है, ठीक है, यानी आनुवंशिकी है। और यहाँ पर लक्षण क्या होगा? जैसे लंबाई है, अपन यहाँ ने लंबाई लिया कि अगर मान लो कि पौधा शुद्ध लंबा है, पौधा क्या है? शुद्ध लंबा है, तो दोनों युग्म क्या है? समान है, इसे बोला समयुग्मजी। ठीक है, और ये है शुद्ध लंबे के लिए। किसके लिए? शुद्ध लंबे के लिए। अगर पौधा शुद्ध बौना है, ठीक है, शुद्ध बौना है, तो उसके भी युग्म दोनों क्या है? समान है। ठीक है, ये भी क्या है? समयुग्मजी। यहाँ क्या पढ़ा? समयुग्मजी पढ़ा। मतलब युग्म तो समान है, लेकिन मेंडल ने छोटे टी को यहाँ क्या माना? शुद्ध बौना माना। क्या माना? शुद्ध बौना माना। और कैपिटल टी को क्या माना? शुद्ध लंबा माना। इसी प्रकार विषम युग्मजी की परिभाषा देते हैं। ठीक है, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। ठीक है, इसकी विपरीत देंगे। ठीक है, किसी एक लक्षण को, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म असमान हो, या कह सकते हैं विपरीत हो, असमान हो, तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम युग्मजी कहते हैं। विद्यार्थियों, आपको बता दें, बोर्ड में पिछले 3 साल से लगातार इन परिभाषाओं में से क्वेश्चन बन रहा है, लगातार क्वेश्चन बन रहा है। इसलिए शब्दावली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जरूर ये पढ़ के जाइएगा परीक्षा से पहले। मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कौन सा प्रश्न लगभग आने वाला। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखिए विषम युग्मजी के लिए, विषम युग्मजी के लिए स्मॉल टी, क्या है? स्मॉल टी, सॉरी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। यहाँ देखो युग्म समान है क्या? नहीं, एक तो छोटा टी है और एक क्या है? बड़ा टी है। इसको बोला मेंडल ने क्या? विषम युग्मजी। याद रखना, आगे नियमों में काम आएंगे। और इसको मेंडल ने शंकर पर्वती का भी बीज, शंकर पर्वती का पौधा भी माना गया। मतलब इसकी ना तो लंबाई शुद्ध है, ना तो ज्यादा लंबा है, ना ही ज्यादा बड़ा है, मतलब बीच वाले हाइट का पौधा है।
ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला, विषम युग्ज में बोला संकर पर्वती का। यानी आजकल जो भी अपन मान लो कि खेत में अनाज बो रहे हैं, भले बाजरा हो, गेहूं हो, मोट हो, ये सब मेंडल की ही देन है। मतलब आजकल अपन हाइब्रिड, संकर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। और हाइब्रिड क्वालिटी के जो बीज बो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, ठीक है, पैदावार बढ़ रही है, कम समय में कम स्थान पर अपन अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और जनसंख्या वृद्धि हो रही तो खेत तो क्या है, पहले से भी कम रह गए, ठीक है, क्योंकि लोगों ने अपने रहने के लिए घर भी बनाया है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के उद्योग धंधे भी स्थापित हुए हैं, शहरों का विस्तार हुआ है, गाँव का विस्तार हुआ है, तो खेत तो पहले से कम रह गए, जनसंख्या पहले से ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो फिर उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो इन मेंडल ने जो नियम दिए थे वो आज काम आ रहे हैं, और आज हमारे जो भी विभिन्न क्वालिटी के बीज आ रहे हैं सभी संकर पर्वती के ही बीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये दो परिभाषाएं उम्मीद करता हूँ इंपॉर्टेंट तो है, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। आगे बढ़िए, अब आगे परिभाषा है प्रभावी लक्षण। मतलब मेंडल ने अपने जो ये चैप्टर्स में, प्रयोग में, जो भी आनुवंशिक से संबंधित शब्दावली में प्रभावी किसे माना गया, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग रहेगी प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, तो वह लक्षण जो अपने आप को, वे लक्षण जो अपने आप को पहली पीढ़ी, वे लक्षण जो अपने आप को पहली पीढ़ी, या कह सकते हैं कोष्ठक में लिखना F1 पीढ़ी, वे लक्षण जो अपने आप को पहली पीढ़ी या F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त कर पाते हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, वे लक्षण जो अपने आप को पहली पीढ़ी में यानी F1 पीढ़ी में, देखिए जनकों से प्राप्त पीढ़ी पहली पीढ़ी कहलाती है। जैसे मान लो नर और मादा के मध्य क्रॉस हो रहा है और उससे संतान पैदा हो रही, तो वो कौन सी पीढ़ी है, पहली पीढ़ी। और संतान से आगे और संतान पैदा होगी तो कौन सी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी। तो यहाँ क्या हुआ, मटर के पौधों के मध्य क्रॉस हुआ, तो उसमें क्या है, पहली पीढ़ी है। और पहली पीढ़ी में जो लक्षण सही तरीके से दिखाई दिए, जैसे मान लो टी दिखाई दिया तो शुद्ध लंबा, स्मॉल टी दिखाई दिया शुद्ध बौना, तो जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, अभिव्यक्त मतलब होता है दर्शा पाता है, उसे क्या बोला, प्रभावी लक्षण, ठीक है। और इसकी एक विपरीत है अप्रभावी लक्षण। क्या है रे, अप्रभावी लक्षण। तो देखो मुन्ना, यहाँ क्या परिभाषा आएगी कि वे लक्षण जो अपने आप को, उसका उल्टा लिखना ऊपर का, बहुत सरल है। वे लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी या लिख दो प्रथम पीढ़ी, F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी, ठीक है, F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं रे मुन्नो, अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। बढ़िया परिभाषा है, पढ़ के जाना, 2 नंबर लाने हो तो, ठीक है। ये कौन सा लक्षण हुआ, अप्रभावी लक्षण। मतलब जो लक्षण पहली पीढ़ी में दिखेंगे नहीं, वे क्या होंगे, अप्रभावी लक्षण। चलिए आगे और परिभाषाएं लाते हैं आपके सामने। विद्यार्थियों, अच्छा नोट्स मटेरियल तैयार करना। मेरे विज्ञान में 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, गारंटी है। लेकिन आपका प्यार चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि आप वीडियो को फुल देखिए, शेयर कीजिए, स्वार्थी मत बनिए, और अधिक स्टूडेंट तक शेयर करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों, ताकि मैं आपके सामने नया कंसेप्ट अच्छे से अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकूं। आगे देखिए विद्यार्थियों, अपन का जो संकरण है, आगे अगर आ जाए, एक संकर संकरण क्या होता है, एक संकर संकरण, ठीक है, एक संकर संकरण, ठीक है, एक संकर संकरण। तो यहां आप लिखना कि वह संकरण जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। मतलब एक संकर संकरण में वन टेस्ट क्रॉस है, वन टेस्ट क्रॉस में केवल एक ही लक्षण पढ़ेंगे, भले पौधे की लंबाई पढ़ो तो लंबाई पढ़ो, बीज की
आकृति पढ़नी तो बीज के बारे में अध्ययन करो। सिर्फ लक्षण एक समय में क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, सिंपल है, नाम से स्पष्ट है। आगे द्विसंकर संकरण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। ठीक है, वह संकरण, ऊपर वाले से चुराओ परिभाषा, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, द्विसंकर संकरण कहते हैं, आप लिख सकते हो। वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। ध्यान रहे विद्यार्थियों, मेंडल ने एक नियम दिया था, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, परीक्षा के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। कभी घुमा के प्रश्न बहुत है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित प्रयोग को समझाइए, और मैं आपको कराऊंगा सबसे लास्ट में होगा, इस चैप्टर के अंतिम मोड़ पे होगा। ठीक है, तो वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। क्योंकि वहां दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन है। कौन कौन से, एक पौधे, एक बीज के रंग के बारे में और बीज की स्थिति के बारे में अध्ययन किया गया। ठीक है, आगे देखिए, यहां से त्रिसंकर संकरण, तो वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन एक संकर संकरण, दो लक्षणों के वंशागति का अध्ययन द्विसंकर संकरण, और तीन लक्षणों के वंशागति का अध्ययन क्या है, त्रिसंकर संकरण। आगे आ जाए बहुसंकर संकरण, तो वह संकरण जिसमें तीन से अधिक यानी अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं बहुसंकर संकरण। ठीक है, वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए बढ़िया मटेरियल के साथ मैंने पार्ट 1, 2 और 3 अपलोड कर दिए है, वो भी आप अच्छी तरीके से देखिए। वीडियो को रोक करके अच्छे नोट्स मेंटेन कीजिए। आप सेल्फ नोट्स बनाइए, फिर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और अच्छे नोट्स लिखिए, अच्छे पढ़िए। ठीक है, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय वंदे मातरम। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेट देता है। इसी आशा के साथ नमस्कार।